हेलो। हेलो, मैं ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? एक बार यस कर दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो पार्ट बी के क्वेश्चन हो गए थे, पार्ट सी का क्वेश्चन चल रहा था। CSIR नेट 2020 पार्ट सी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर बताओ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि डी एक डोमेन दिया है जिसमें यूनिट डिस्क है विद ओपन यूनिट डिस्क, और एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं डी से डी तक। अगर ये एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है और गिवन दिया है कि 0 पे 0 आएगी, एफ डैश 0 भी 0 होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1/2। मतलब हमको एक फंक्शन डिफाइन किया है यूनिट डिस्क से लेके यूनिट डिस्क तक, और उसमें ये कह रहा है कि अगर फंक्शन पे 0 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, उसका डेरिवेटिव पे 0 पुट करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। तो एफ ऑफ 1/2 की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका मतलब एक से ज्यादा आंसर राइट हो सकते हैं। तो एक बार पहले इसका आंसर बताओ, खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो 957 हो रहा है, पहले ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। कि एफ ऑफ 1/2 की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? ट्राई करते हो सब? हेलो। किसी को आइडिया है कैसे करना है? नहीं तो फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यस या नो कर दो पहले। किस थ्योरम का या किसी रिजल्ट का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ कि किस थ्योरम का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। यस या नो कर दो एक बार पहले। हेलो। ठीक है, चलिए। हाँ, एक मैंने रिजल्ट बताया था कि अगर एफ के पास 0 है ऑर्डर m का किसी पॉइंट पे एट z इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर एफ ऑफ जेड जो है वो कुछ इस टाइप का होगा। एक तो मैंने ये बताया था। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही मैं ए पुट करूंगा ये भी 0 आएगा, अगर मैं इसका फिर से डेरिवेटिव करूंगा एफ डैश ए तो ये भी 0 होगा, एफ डबल डैश ए ये भी 0 आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं एफ रेस टू एन करूंगा तो भी ये भी 0 आएगा। लेकिन इसका जब मैं nth प्लस पावर करूंगा तो ये क्या आना चाहिए? नॉन जीरो आना चाहिए।
तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसके पास n ऑर्डर का जीरो है। ठीक है, तो जस्ट इसी रिजल्ट का यूज करना है। इसमें क्या बोल रहा है कि जीरो पुट करने पे जीरो आ रहा है, एफ डैश जीरो पुट करने पे जीरो आ रहा है। इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, बट इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एटलीस्ट कम से कम इसका टू ऑर्डर का जीरो है। मतलब जो भी फंक्शन आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, z माइनस जीरो का स्क्वायर z ऑफ g ऑफ z सच दैट g ऑफ जीरो इज नॉन जीरो। तो यहाँ पे जीरो के प्लेस पे क्या लिखेंगे, सिंपल कुछ इस टाइप का फंक्शन है। क्लियर है सबको कि जेड स्क्वायर इंटू जी ऑफ जेड, बट अपने को सिर्फ ये यूज करना था कि इसके पास कितने ऑर्डर का जीरो है। ये क्लियर है सबको? हेलो, कि अगर किसी फंक्शन के पास जीरो है m ऑर्डर का, तो उसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग उसका nth डेरिवेटिव करेंगे n प्लस वन, तो वो नॉन जीरो आना चाहिए, बाकी n डेरिवेटिव तक जीरो आना चाहिए। क्लियर है सबको? हेलो, हाँ ये सर nth बोला है ना, तो यहाँ पे n माइनस वन nth। ये क्लियर है सबको? एक बार यस करो तो पहले। हेलो, ये जीरो का डेफिनेशन क्लियर है? एक तो इसके फंक्शन के टर्म्स में और इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, कि उसका जो nth डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो आना चाहिए। हाँ, अब इसका यूज करेंगे इसमें। पहले तो अपने पास गिवन क्या क्या दिया है कि एक यूनिट डिस्क है और उसका इमेज भी यूनिट डिस्क है। यहां से एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, ये अपने पास एक डी है, मॉड जेड इज लेसन है, ये वाला पार्ट। इसका इमेज ये भी डी आ रहा है, तो हो सकता है ये लेस, इसका इंटीरियर पार्ट हो या फिर बाउंड्री पार्ट हो सकता है। बट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो एफ ऑफ जेड रहेगा वो तो क्या रहेगा, एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू, इसके अंदर ही आएगा ना, इसके बाहर तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा जो कोड डोमेन है ना वो क्या आ रहा है, मॉड जेड इज लेस देन वन, मतलब इसके बाहर तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड भी क्या होगा, लेस देन वन। तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो यूनिट डिस्क पे डिफाइन हो रहा है, और इसकी जो इमेज है वो भी बाउंडेड है। एक तो ये इससे क्लियर हो गया। सेकेंड क्या दिया है कि एफ ऑफ जीरो पुट करने पे भी जीरो है, एफ डैश जीरो पुट करने पे भी जीरो आ रहा है। तो ये इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग एक थ्योरम यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब ये थ्योरम क्या स्टेटमेंट देता है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक है इन यूनिट डिस्क, किसी यूनिट डिस्क में अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, सेकेंड अगर मॉडुलस एफ ऑफ जेड लेस देन वन आ रहा है फॉर एवरी जेड सच दैट मॉड जेड इज लेस देन वन, और थर्ड कि अगर एफ के पास जीरो है ऑफ ऑर्डर एम, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, पहला कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए यूनिट डिस्क पे, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन वन, एक्चुअल में ये इन जनरल होता है, बाउंडेड होना चाहिए, बट इसका जनरल पर्टिकुलर केस है ये कि मॉडुलस एफ ऑफ जेड इज लेस देन वन फॉर एवरी जेड मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन वन, और एफ के पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ऑर्डर एम का एट जेड इज इक्वल टू जीरो। देन पहला कंडीशन कि जो मॉडुलस एफ ऑफ जेड है वो लेस देन आएगा जेड रेस टू एम। सेकेंड, जिसकी डेरिवेटिव आएगी mth डेरिवेटिव वो लेस देन आ जाएगा m फैक्टोरियल। जस्ट इसका यूज करना है। अब अपने केस में जो एग्जांपल दिया है उसमें क्या कह रहा है कि होलोमॉर्फिक बोला है, तो होलोमॉर्फिक मतलब फंक्शन एनालिटिक है, डोमेन मेरा यूनिट डिस्क है, उसका इमेज भी यूनिट डिस्क आ रहा है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन वन होगा। एफ के पास टू ऑर्डर का पोल है, तो जस्ट इसी को मैं अगर रिप्लेस कर दूं, एम को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, टू से, तो ये तो अपने को पूछा नहीं है, और अपने को अब पूछ रहा है कि एफ ऑफ टू की, एफ ऑफ वन बाई टू की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो एफ ऑफ वन बाई टू इज लेस देन वन बाई टू का स्क्वायर, मतलब ऐसा फंक्शन जिसका मॉडुलस लेस देन हाफ का स्क्वायर होगा।
तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/4। तो ये कब पॉसिबल है, मतलब इसका कंक्लूजन क्या है अपने पास ये रिजल्ट का यूज करके कि जो मॉडुलस एफ ऑफ जेड है, सॉरी एफ ऑफ 1/2 का मॉडुलस लेस देन 1/4 आ रहा है। तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड किसके बीच में होगा, ये क्लियर है सबको। अरे स्क्वायर बोला है ना, क्या गिवन अपने को, एफ ऑफ 1/2 इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर। तो जब इसका मॉडुलस लेंगे तो एफ ऑफ 1/z इज लेस देन -2 और 1/2 इसके बीच में आना चाहिए। ये क्लियर है सबको। हेलो, एम ऑडिबल। तो अपने पास ऑप्शन क्या क्या दिया है, तो मॉर्निंग में चलता क्यों नहीं। अभी दिख रहा है सबको ये। ध्यान दें यहाँ पे अपने पास क्या कंडीशन आया कि अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो जो मॉडुलस एफ ऑफ जेड होगा वो लेस देन जेड रेस टू एम होगा। ये रिजल्ट आ गया अपने पास। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एफ ऑफ 1/2 की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अब ऑप्शन में दिया है 1/4। तो मार्कर का ना मॉर्निंग में पता नहीं चलता ही नहीं। हाँ ये सबको दिख रहा है क्लियर, एक बार यस कर दो। हेलो, अगर ये दिख रहा है तो एक बार यस कर दो पहले। तो अपने पास जो थ्री कंडीशन थी ना वो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला कंडीशन क्या था कि एक फंक्शन को डिफाइन करना है कहाँ पे, ओपन यूनिट डिस्क पे। अगर कोई फंक्शन ओपन यूनिट डिस्क पे डिफाइन हो रहा है। सेकेंड कंडीशन कि जो एफ ऑफ जेड का मॉडुलस है वो लेस देन 1 आ रहा है। थर्ड कंडीशन एफ के पास जीरो होना चाहिए ऑफ ऑर्डर एम एट जेड इज इक्वल टू जीरो। अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और इसमें एक और है कि एफ क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए ओपन यूनिट डिस्क में। देन पहला कंडीशन क्या है कि जो मॉडुलस एफ ऑफ जेड है वो लेस देन जेड रेस टू एम होगा। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन जिसका डेरिवेटिव है वो लेस देन एम फैक्टर। अब इसका यूज करना है। अब अपने को जो फंक्शन जो गिवन कंडीशन दिया है वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो मॉडुलस एफ ऑफ जेड इज लेस देन जेड रेस टू एम। बट अपने केस में एम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है क्योंकि उसके पास 2 ऑर्डर का जीरो है। तो जेड का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको। ये अपने को रिजल्ट मिल गया कि अगर जब भी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मॉडुलस एफ ऑफ जेड इज लेस देन मॉडुलस जेड रेस टू एम। तो ये अपने पास जो भी गिवन कंडीशन है उससे ये निकल गया। यहां तक क्लियर है सबको। एक बार यस कर दो, यहां तक क्लियर है सबको।
हेलो। एम आई ऑडिबल? अब अपने को पूछा क्या है कि एफ ऑफ 1/2 की पॉसिबल वैल्यू निकालनी। तो इसके पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकते हैं? तो इसका मतलब मैं z के प्लेस पे क्या पुट कर दूंगा? 1/2। तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ 1/2 का मॉडुलस इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास 1/4। हम लोग क्या यूज करेंगे कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन, इसका मतलब क्या होता है कि x इज बिटवीन -a to a। तो जस्ट ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर एफ ऑफ 1/2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफ ऑफ 1/2 होगा ये लेस देन और ग्रेटर देन -1/4 एंड लेस देन 1/4। अच्छा, ये 1/4 आएगा 1/2 में, क्योंकि मॉडुलस ले रहे हैं ना। इस केस में हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, ये सिर्फ मॉडुलस है। अब ये आ गया अपने पास। अब उसमें ऑप्शन में क्या दिया है? एक में कह रहा है 1/4, एक में कह रहा है -1/4, और एक में कह रहा है 1/3, और एक में कह रहा है -1/3। मतलब इसके बीच के जितने भी वैल्यू होंगे ना, वो सब पॉसिबल है। तो एक काम करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। एक क्या कह रहा है? -1/4, तो 0 -1/4, और यहाँ पे कहीं 1/4 आएगा। मतलब इसके बीच की जितनी भी वैल्यू है बिटवीन -4 to 1/4, ये सारी वैल्यू पॉसिबल है। अब चेक करते हैं, ये तो हो गया, ये भी हो गया। 1/3 कहाँ आएगा? -1/4 का मतलब होता है -0.5, तो यहाँ पे कहीं मेरा होगा -0.33, यहाँ पे कहीं होगा मेरा 0.33। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी वैल्यू है सिर्फ इसी के बीच में आएगी। तो ये दोनों वैल्यू तो अपने इसमें नहीं आ रहा ना, इंटरवल में। तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं। तो पॉसिबल कौन से होंगे? 1/4, -1/4, या वो सारी वैल्यू जो -1/4 और 1/4 के बीच में होगा। क्लियर है सबको ये? तो इसको बोलते हैं कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। हेलो। तो जस्ट इसका यूज किए थे, कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी, और इसका यूज करके इसका आंसर आएगा। अभी इसका आंसर बताओ। तो इसमें पॉसिबल वैल्यू है ए एंड बी। इसमें क्या दिया है? एक सेट दिया है, और पूछा है कि ये सेट इसमें से किसके इक्वल होगा, या फिर इसमें कौन सा सेट कंटेन करेगा। सॉल्व करो इसको, जस्ट सॉल्विंग पार्ट है। एक सेट गिवन है किसमें वो सारे थीटा होंगे 0 से लेकर 2 पर। तो इससे तो कुछ मतलब नहीं है, जस्ट इसको सॉल्व करना है। वैल्यू गिवन है अपने पास r इंटू ई रेस टू आई थीटा। जेड ऑफ थीटा के प्लेस पे क्या पुट करना है? r e रेस टू आई थीटा। और जस्ट इसको सॉल्व करो, इसमें से एक इक्वेशन बनेगा। तो उसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। cos n थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, या sin n थीटा इज इक्वल टू -1, cos n थीटा इज इक्वल टू -1, या sin n थीटा इज इक्वल टू -1। सॉल्व करो इसको। आया किसी का? इजी क्वेश्चन है, जस्ट इसको सॉल्व करना है बस। वैल्यू पुट करो और सॉल्व करके देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है।
हेलो। आया किसी का? आशुतोष, शुभम, मोनाली। सॉल्व करो जल्दी। आ रहा है किसी को? बाकी लोग को? आशुतोष, आया आंसर? आशुतोष, मोनाली। ठीक है, चलो ट्राई कर। अपने पास क्या गिवन है देखो। एक सेट डिफाइन किया है जिसमें कह रहा है वो सारे थीटा बिलोंग करेंगे 0 से लेके 2 पाई तक, सच दैट कि वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही। और कंडीशन क्या है अपने पास कि मॉडुलस ऑफ जेड ऑफ थीटा रेस टू n प्लस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड ऑफ थीटा रेस टू n माइनस 1। तो ये अपने पास गिवन दिया है और जिसमें उसने जेड ऑफ थीटा को डिफाइन किया है आर ई रेस टू आई थीटा। मतलब क्या करना है, जस्ट जेड ऑफ थीटा को यहाँ पे पुट करना और इसको सॉल्व करना। तो ये सब ऐसे ही रखते हैं। जेड ऑफ थीटा के प्लेस पे क्या रखना है अपने को, आर रेस टू एन और क्या है ई रेस टू आई थीटा। तो ये हो जाएगा ई रेस टू आई एन थीटा, क्योंकि जेड ऑफ थीटा क्या है, आर ई रेस टू आई थीटा है, तो उसका एन पावर लेंगे तो क्या होगा, आर रेस टू एन ई रेस टू आई एन थीटा। फिर इसके बाद +1 इज इक्वल टू जेड ऑफ थीटा रेस टू एन। अच्छा एक बात बताओ, ई रेस टू आई थीटा का जब मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस क्या होता है, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। लेकिन इसका रियल पार्ट क्या होगा, कॉस थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका, साइन थीटा। तो जब उसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो मतलब ये क्या आ जाएगा सिंपल, जब हम लोग मॉडुलस लेंगे आर ई रेस टू आई थीटा रेस टू एन -1, तो ये अपने पास बचेगा आर रेस टू एन ई रेस टू आई एन थीटा +1 इज इक्वल टू, ये तो आंसर 1 हो जाएगा, जस्ट क्या बचने वाला है, आर रेस टू एन -1। यहां तक क्लियर है सबको? जस्ट जेड ऑफ थीटा की वैल्यू आर इंटू ई रेस टू आई थीटा, इसको यहाँ पे पुट कर दिए और एक रिजल्ट यूज किया कि मॉडुलस ऑफ ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो। अपने को पता है जब भी अपने को मॉडुलस सॉल्व करना रहता है ना, तो हम लोग क्या रिजल्ट यूज करते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। तो फिर से इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। तो ये आ जाएगा अपने पास आर रेस टू एन ई रेस टू आई एन थीटा +1 और इसका मॉडुलस इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये तो रियल पार्ट है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये भी रियल पार्ट है। सिर्फ इफेक्ट कहाँ होगा, ये जो ई रेस टू आई एन थीटा है ना, ये ई रेस टू माइनस आई एन थीटा हो जाएगा। मतलब आर रेस टू एन ई रेस टू माइनस आई एन थीटा +1। ध्यान रखना ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू आर एस टू एन -1 का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आर एस टू 2n +1 माइनस 2r/n। यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर सबको? एक बार यस कर दो पहले। तो अब देखो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ई रेस टू आई एन थीटा इंटू ई रेस टू माइनस आई एन थीटा, तो ये तो 1 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, आर एस टू 2n,
और जब इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा r⁴n इंटू e⁻in थीटा, प्लस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये r⁻n e⁻in थीटा, और जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1, और राइट साइड में क्या अपने पास r⁴n प्लस 1 माइनस 2r⁴n। यहां तक क्लियर है सबको? हेलो, अब इसमें कुछ कैंसल हो रहा है, r⁴n कैंसल, 1 से 1 कैंसल, अब सिर्फ अपने पास ये वाला पार्ट बच रहा है। एक काम करता हूँ, r⁴n यहाँ पे भी है, r⁴n यहाँ पे भी है, r⁴n यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी कैंसल, यहाँ से ये कैंसल, इधर से ये 1 कैंसल, यहाँ से ये 1 कैंसल, यहाँ से ये r⁴n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ये r⁴n। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, -2। यहाँ तक समझ में आया सबको? हेलो, तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये जो -2 है, इस 2 को ये साइड रखता हूँ, -1 को ये साइड रखता हूँ, ये किसका इक्वेशन है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या लिख सकते हैं? हाइपरबोलिक क्यों आएगा? हाइपरबोलिक में आई नहीं रहता, cos n थीटा, ठीक है। जब ये आई लेते हैं ना तब हाइपरबोलिक नहीं आता, हाइपरबोलिक में सिंपल आई नहीं रहेगा, इसमें cos n थीटा आ जाएगा, तो हो गया ना। इसका मतलब ये cos n थीटा इज इक्वल टू -1, मतलब वो सेट के अंदर, ये जो सेट गिवन था उसके अंदर ये कंटेन करेगा, तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट था, और इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है। और कितने मार्क्स के लिए पूछा था ये? 4.75 मार्क्स के लिए। इसमें ना कोई रिजल्ट यूज हो रहा है, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है बस। देखा जाए तो जो 12th में करते हैं ना वही सब चीजें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं यूज हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि जो 12th में नहीं है। क्लियर सबको ये? मतलब देखा जाए तो सिर्फ ये सेट को सॉल्व करना था और 4.75 मार्क्स के लिए आया। समझा ना सबको ये? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशिएबल पता ना कैसे चेक करते हैं? कॉम्प्लेक्स के अंदर जिस पॉइंट पे वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उसी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, बट उसके बाद ये भी चेक करते हैं कि जो उसका पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो बट सबसे पहला एम क्या होता है, अपने को ये चेक करना रहता है कि वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो 2020 के तो हो गए, बट लास्ट ईयर 2 बार पेपर हुआ था, ठीक है। तो 13 नवंबर का एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि एक फंक्शन डिफाइन किया गया है fc2c बाय f ऑफ z इज इक्वल टू mod z स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट A, f is complex differentiable at all complex number। एक काम करो, छोड़ो, क्योंकि ये ऑप्शन में एक भी करेक्ट नहीं था, तो इसका आंसर बताओ ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। मैं ऑप्शन थोड़ा चेंज करता हूं। f इज डिफरेंशिएबल, एक्चुअल में जो ऑप्शन दिया था ना उसमें एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था, तो f इज डिफरेंशिएबल ऑन बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, जल्दी बताओ, सिर्फ 5 मिनट है।
और हाँ, ये डिफरेंशिएबल का मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। जस्ट अपने को क्या चेक करना है, किस पॉइंट पे ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसी पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। एनालिटिक के लिए बाद में क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे अपने को डिफरेंशिएबल चेक करना है उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं क्या उसके नेबरहुड के हर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बट उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट सी आर इक्वेशन यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्योंकि एंड हो जाएगा अपने आप। सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। देखो, पहली बात तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे सिंपल जो एफ ऑफ जेड है ना, वो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये रियल पार्ट है तो मॉडुलस का कुछ मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो सिंपल क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये अपने पास रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, v। सी आर इक्वेशन क्या होता है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। इसको जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, ये दोनों तो जीरो आ जाएगा, 2x। और इसको किसके इक्वल बताना है, वी वाई के। v अगर जीरो है तो इसको जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये भी जीरो आ जाएगा। ऐसे ही जब ये निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, 2 इंटू वाई। और v तो जीरो है तो इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से भी 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। या तो x जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, या तो y जीरो होगा या तो ये जीरो। तो इससे अपने को क्या मिला कि एक तो x इज इक्वल टू जीरो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एंड y इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब या तो एक्स वाई जीरो होगा या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है सबको, जस्ट सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना था। और बाकी जो क्वेश्चन में ऑप्शन थे ना उसमें एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था। तो इसका मतलब ये पूरे यूनिट सर्कल पे प्लस ये जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा, बाकी किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं। अगर सपोज चेक करना एनालिटिक्स तो ऐसा किसी भी पॉइंट पे मैं कोई भी ऐसा नेबरहुड ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो देयर फोर एफ इज अ नो वेयर एनालिटिक। अच्छा, ये सिर्फ सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, बट अपने को चेक करना था इसका पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्लियरली देखो, पार्शियल डेरिवेटिव जो भी आ रहा है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो मतलब वो कॉन्टिन्यूअस तो है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है, बट किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो जितना भी हुआ है इसी के बेस पे नेक्स्ट टेस्ट रहेगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के रहेंगे, लीनियर अलजेब्रा और काउंटेबिलिटी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बाकी अप्लाइड का भी रहेगा 2 to 3 क्वेश्चन और पार्ट ए के। ठीक है, हाँ, इवनिंग में आज लेक्चर नहीं है, आज सैटरडे है ना, तो आज इवनिंग में लेक्चर नहीं होगा, अब कल डायरेक्ट टेस्ट होगा। ठीक है, चलो, बाकी जिसने वीडियो नहीं देखा, लेट आए, तो रिकॉर्डेड वीडियो में सेंड कर देता हूँ, वो देख लेंगे। चलो, बाय।